अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यू वाचिंग अपफ्रंट विद मोना आलम। सुप्रीम कोर्ट में अब आज जो मामला हुआ है वो खासा दिलचस्प इसलिए हो गया है क्योंकि नैब तरमीम केस के ऊपर इमरान खान साहब ने पिटिशन दायर की थी और ये तब की बात है जब ये PDM की पहली जो हुकूमत थी वो इक़्तिदार में आई थी। और फिर उसके बाद अब नाजरीन बहुत दिलचस्प मोड़ ये आ गया है कि अब वीडियो लिंक के ज़रिए खान साहब जो हैं अदालत ने बाकायदा कहा है कि पिटिशनर को हाजिर किया जाए और पिटिशनर को सुना जाए वीडियो लिंक के ज़रिए। ज़ाहिर है इमरान खान साहब काफ़ी एक अरसे से और 9 मई के बाद से पिछले साल 9 मई इट्स बीन अ ईयर, बिल्कुल एक साल हो चुका है कि खान साहब जो हैं वो पाबंद सलासल हैं और जेल में हैं। उनकी बल्कि जितने भी जो केसेस या मुकदमात चल रहे हैं उनका भी जेल ट्रायल होता है, जिस वजह से और वैसे भी मीडिया पे खान साहब को किसी ने ना देखा है ना सुना है सिंस अ लॉन्ग टाइम। और इसके बाद से क्या अब सबसे बड़ा सवाल जो हम सब के जहनों में उठ रहा है वो यही है कि इमरान खान साहब क्या आएंगे और क्या वो जिसे कहते हैं तो कहना चाहिए जलवागर होंगे सुप्रीम कोर्ट की समात में। और क्या वो क्योंकि वैसे तो सुप्रीम कोर्ट की जो तमाम तर प्रोसीडिंग्स हैं वो लाइव नशर होती हैं, क्या लाइव नशर की जाएगी वो समात भी, यही बहुत ज़रूरी सवाल है जो कि जहनों में ज़ाहिर है एक फितरी बात है कि उठता है। और जब इमरान खान साहब आएंगे तो क्या इस दफ़ा उनको अदालत में कोई गुड टू सी यू कहने वाला होगा या नहीं होगा, ये भी बहुत ज़रूरी सवाल है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। बहरहाल नाजरीन, आज क्या हाल अहवाल हुए इस समात में और कश्मीर में बहुत दिल खराश वाक़यात, जो प्रोटेस्टर्स थे उनकी डिमांड्स भी थी, उनकी डिमांड्स को फिर सुना भी गया। लेकिन कल रात नाजरीन सिचुएशन बहुत एग्रेवेट हुई और क़तन ये सब नहीं होना चाहिए था, उसके ऊपर भी कुछ बात करेंगे। बहरहाल पहले नैब के हवाले से, नैब तरमीम केस के हवाले से ये हाल अहवाल देखते चलिएगा, ये नुकात देखते चलिएगा। नैब तरमीम केस, बानी चेयरमैन PTI के लिए आर्जी रिलीफ। सुप्रीम कोर्ट ने बानी चेयरमैन को नैब तरमीम केस में वीडियो लिंक के ज़रिए जेल से पेश होने की इजाज़त देते हुए अटॉर्नी जनरल और जेल अथॉरिटीज़ को वीडियो लिंक के इंतज़ामात करने की भी हिदायत जारी कर दी हैं। अब इसके बाद नाज़रीन जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि अदालत आने से किसी का रास्ता नहीं रोक सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में उसूल तय किया, फेडरेशन मुतासरा फरीक नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत की। दीगर अरकान में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल हैं। और जबकि नाज़रीन मुनासिब होगा आप अपने बुनियादी नुकात हमें लिखवा दें चीफ जस्टिस, क्या हम ख्वाजा हारिस को पेश होने का कह सकते हैं? काजी फायज़ ईसा, चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा, मरकज़ी केस और मौजूदा अपीलों के मामले पर लार्जर बेंच बनना चाहिए था, जस्टिस अतहर मिनल्ला का ये मौक़िफ़ था। अदालत ने नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत 16 मई तक मुलतवी कर दी है और इसी तारीख को यानी कि परसों बनता है ये इमरान खान साहब के पेश होने की और अदालत में वीडियो लिंक के ज़रिए आने का जो एक जो बात है की जा रही है वो 16 मई को ही यानी परसों बनती है। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इस एतबार से दिन है क्योंकि दीगर भी जो केसेस हैं बानी चेयरमैन PTI के हवाले से चल रहे हैं, उनको ज़मानतों के हवाले से भी उन्होंने भी क्योंकि अदालत में अपनी भरपूर चाराजोई की हुई है, वहाँ पर उनको कितना रिलीफ मिलता है कितना नहीं मिलता है ये भी देखने वाली बात है। जो 190 मिलियन पाउंड्स का केस था उसमें भी जो ज़मानत की दरख्वास्त है वो भी कुछ ऐसा लगता है कि उनकी तरफ टिल्ट होती हुई एटलीस्ट आर्ग्यूमेंट्स को देखते हुए नज़र आती है। आज़ाद कश्मीर के मामले पे भी नाजरीन ये चीज़ें देखते चलिएगा, इसकी एक पॉलिटिकल एंगल भी इसका ख़ास तौर पर मौजूद है, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो कहते हैं ना कि ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। अच्छी बात यह है कि जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने अपना प्रोटेस्ट ख़त्म कर दिया है, लेकिन जिस अंदाज में और जो एक कॉस्ट बेयर करनी पड़ी, जो एक जानी और माली कॉस्ट हमें उठानी पड़ी है बहैसियत कौम, वो यकीनन क़तन नहीं होना चाहिए था। क्या वो अवॉइडेबल था? उसमें पॉलिटिकल एंगल्स क्या हैं इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन इस पर भी कुछ नुकात देखते चले नाजरीन। आज़ाद कश्मीर में कई रोज़ के पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद ज़िंदगी मामूल पर आने लगी और यही एक पूरी बात का अब एक जिस्ट है जो कि खुशाइंद है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में हड़ताल और एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान किया था। जॉइंट एक्शन कमेटी का कहना था कि गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत ने मुजाहिरीन के तमाम मुतालबात मान लिए थे। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने मुतालबा किया था कि सस्ता आटा, सस्ती बिजली दी जाए और अशराफिया की मरात का खात्मा किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एहतजाज के बाद आज़ाद कश्मीर के अवाम के मसाइल को हल करने के लिए 23 अरब रुपए की फौरी फराहमी की मंजूरी दी थी। और काबीना इजलास में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि इज्तिमाई काविशों से आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी तहरीक ख़त्म हो गई, लेकिन अफसोस के इस दौरान इंसानी जानों का ज़िया हुआ।
वफाकी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर के बहन भाइयों के लिए 23 अरब रुपए की इमदादी रकम फिलफौर जारी करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने इस मामले में बहुत तहम्मुल से काम लिया और आज़ाद कश्मीर के बहन भाइयों से मिलने जल्द मुजफ्फराबाद आ जाऊँगा। ये वज़ीर आज़म ने अब से कुछ देर पहले काबीना में भी अपनी ऐलान किया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के मामले पर तहरीक इंतशार और मुल्क दुश्मन अनासिर एक ही एजेंडे पर गामजन थे। ज़ाहिर द रेफरेंसेस PTI। अता तारड़ का कहना था कि तहरीक इंतशार भी कश्मीर के मामले पर इंतशार फैलाने का सोच रही थी। वज़ीर आज़म के बर वक्त नोटिस ने एक सानहे से बचा लिया। वज़ीर आज़म के इक़दामात से दुश्मन को ज़िल्लत हुई है, साजिशें कामयाब होने नहीं देंगे। ये आपने नाज़रीन वफाकी हुकूमत का जो टेक है वो सुना है। तहरीक इंतशार बार बार कहकर जो मुखातिब किया जा रहा है वो PTI को मुखातिब किया जा रहा है। ऑल्दो ये कि जो हुकूमत है वो वहाँ पर PTI की नहीं है, PMLN की भी ऐसा हुकूमत नहीं है, लेकिन ये कि इसमें पॉलिटिकल एंगलिंग बहुत ज़्यादा है क्योंकि PTI वाले और जो PTI के बिलखुसूस अकाउंट्स वगैरह थे उन्होंने ये बात की और जो बल्कि इवन साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं AJK के जो PTI से थे अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब, उन्होंने भी इसके ऊपर बयान दिया और इसको एक पॉलिटिकल एंगल PTI ने अपने तौर पर यकीनन दिया, जिसके हवाले से हुकूमत ने भी कहा और हुकूमत का भी ये जो रूलिंग पार्टी है PMLN वो भी हर कोई इस तरह की कोई चीज़ होती है तो उनका ये मौक़िफ़ है भरपूर अंदाज में कि PTI उसका सियासी फ़ायदा उठाने की उसके ऊपर सियासी फुटेज खाने की PTI कोशिश करती है और कोई भी मौका चूकने नहीं देती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले में। जी नाज़रीन, मैं ब्रेक पे चलती हूँ। मुझे ब्रेक के बाद मैं आपके सामने ये शॉर्ट पेश करूँगी जिसका मैं जिक्र करी थी। स्टे विद अस, वील बी बैक। वेलकम बैक नाजरीन। ये शॉट देखिएगा फ्रॉम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर AJK PTI के जो प्राइम मिनिस्टर थे, जिसका मैं ब्रेक से पहले मैंने आपसे अर्ज किया था। जो फ़लस्तीन की नुमाइंदगी कर सकता है, जो मुस्लिम उम्मा की जो नुमाइंदगी कर सकता है, जो कश्मीरियों का सफ़ीर है और वो है इमरान खान, कैदी नंबर 804, फिलफौर राहत दी जाए। जी नाजरीन, आपने सुना, वो कहते हैं कि एक ही है और कैदी नंबर 804 ही वो है जो कि तमाम तर मसाइल इंक्लूडिंग कश्मीर एंड पैलेस्टीन इशू वही हल कर सकते हैं और उनकी फिलफौर रिहाई का भी मुतालबा जो है उन्होंने इसके साथ ही कर दिया। फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ। इसको थोड़ा लीगली स्पीकिंग और पॉलिटिकली स्पीकिंग ओरिएंट करने की कोशिश करते हैं इस बहस को। नईम पंजोता साहब यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। माशाल्लाह लीगल अफेयर्स तमाम तर आप देखते हैं और स्पोक्स पर्सन भी हैं इन तमाम तर मामलात में अपनी पार्टी के। वेरी वार्म वेलकम। सुहेब भट्ट साहब नाजरीन हमें ज्वाइन करते हैं इस पूरी बहस में। लॉ मिनिस्टर पंजाब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट, तमाम तर मामले पे अपनी पार्टी का एज़ वेल एज़ पंजाब गवर्नमेंट का और लीगली स्पीकिंग चूँकि हम ओरिएंट कर रहे हैं गुफ्तगू को, तो वो सब तमाम तर व्यूज़ हमारे साथ रखेंगे। आपको भी बहुत खुश आमदीद सुहेब साहब। नईम पंजोता साहब, आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। बहुत सारे मामलात हैं वैसे तो, अब ये वीडियो लिंक के ज़रिए बाकायदा अदालत ने बुला लिया है नैब तरमीम के केस में और PMLN के कई लोग ये कहते हैं कि ये जो नैब तरमीम है उसके बहुत बड़े बेनिफिशरी आप लोग भी हैं, PTI भी हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस वो हैं जिनसे आपकी जान छूट गई है, वरना पता नहीं आपके ऊपर क्या और मुसीबत जो है वो टूट पड़नी थी। देखिए, इसके ऊपर मैं अपना मौक़िफ़ जो है जो खान साहब की तरफ से है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। बात यह है कि इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो सारे जो हैं 50 करोड़ से, जो उनके ऊपर सारे इल्ज़ामात हैं वो 50 करोड़ से नीचे हैं। तो अगर खान साहब ये चाहते हों कि उनके केसेस जो हैं वो ख़त्म किए जाएं या वो चाहते हों कि वो बरी ज़िम्मा हो, तो वो इस मामले की मुखालफत कर दें। बल्कि वो तो अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं और वो कह रहे हैं कि जी बिल्कुल मैं कायम हूँ और मैं इसमें खुद जो है नुमाइंदगी करना चाहता हूँ। और उन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं आना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और अगर आप देखें ना कि इमरान खान की अगर इस्तदा मंजूर होती है तो फिर इमरान खान के जो केसेस हैं वो चलते रहेंगे क्योंकि 50 करोड़ से नीचे हैं। और अगर इमरान खान की इस्तदा मंजूर नहीं होती तो फिर डेफिनेटली केसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि 50 करोड़ से जो ऊपर वाली रकम है वो आपने लेनी है। तो आज अदालत के अंदर यही मामला चलता रहा कि जो 50 करोड़ से नीचे वाले हैं या रेफरेंस आपने वापस भिजवाए हैं, फिर वो कहाँ चलेंगे। और अदालत ने ये भी कहा कि मैं जैसे वहाँ पर अतर मनल्ला साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जी कि मैंने हाई कोर्ट के अंदर बेशुमार मुकदमात सुने जहाँ पर नैब ने आकर बाकायदा तौर पर मामलात की मुखालफत की, ज़मानतों की मुखालफत की। आज वही नैब कह रहा है जी कि दे दें जी क्लीन चिट, कोई इशू नहीं है। तो ये क्या तरीक़ाकार है, ये क्यों ऐसा किया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि खान साहब को पेश करने के हवाले से
हम बहरा इस्तदा कर चुके हैं कि खान साहब को प्रोड्यूस किया जाए और जो सिक्योरिटी का बहाना हमेशा बनाया जाता है वो ख़त्म किया जाए और खान साहब की सिक्योरिटी के इंतजामात करना सरकार का काम है और खान साहब पेश होना चाहते हैं। सिक्योरिटी का बहाना जैसे आप कहते हैं अदालत की पेशी पे जो बनाया जाता है, अदालत की पेशी पे बार बार अदालत ने प्रोड्यूस करने का कहा, बार बार अदालत ने कहा कि वीडियो लिंक के जरिए उनकी हाजिरी लगाई जाए। उसकी वजह क्या थी कि इतनी जमानतें बेशुमार उनकी इस वजह से पेंडिंग्स रहीं, 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया। किस वजह से पेंडिंग्स रहीं? क्योंकि खान साहब जो हैं वो खुद पेश नहीं हो रहे और ना ही वीडियो लिंक के जरिए कोई ऑप्शन अवेलेबल किया जा रहा है। जेल अथॉरिटीज की तरफ से एक बहाना था, अब सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर हुक्म दे चुकी है, तो हम उम्मीद रखते हैं कि खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए उन्हें पेश किया जाएगा और उनकी बाकायदा तौर पर वहाँ पर जो कवरेज है वो लाइव दिखाई जाएगी। ये ना किया जाए कि दोबारा स्क्रीन जो है ब्लर की जाए या उनकी जो तस्वीर के ऊपर कोई इस तरह का लगा कर ब्लर करके कि वो नज़र ना आए। किस चीज़ का खौफ है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह हैं और वो जो है आप उस सरबराह को आप दहशतगर्दों को आप प्रोटोकॉल देते हो और उनकी तस्वीर के ऊपर, उनके बयान के ऊपर, उनकी बात के ऊपर, उनके जिक्र के ऊपर, उनके नाम के ऊपर जो है पाबंदी है। क्यों है? फिर मेरा ख्याल में एक ही नोटिफिकेशन बाकी है कि आप ऐसा एक नोटिफिकेशन निकाल दें जिसमें सांस लेने के ऊपर जो है पाबंदी जो है वो उसका जिक्र हो कि सांस लेने के ऊपर पाबंदी है। जी अच्छा, ये आपने जो बात की कि क्या वजह है जिस वजह से पेश नहीं होने दिया जाता, ये सारी बातें, और आप कहते हैं कि सिक्योरिटी को एक वो बनाया जाता है। हम ये देखते हैं जो 190 मिलियन पाउंड का केस है उसके अंदर भी शायद ऐसा एक इम्प्रेशन ज़रूर आ रहा है कि शायद उस केस में भी ऐसा एक तासुर है कि आप बैरिस्टर जो शहजाद अकबर हैं उनके ऊपर तमाम तर बात का मलबा डाल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जो कुछ किया था, वो जो कॉन्फिडेंशियल रखा था, वो कागज़, वो सब उन्होंने किया था और खान साहब को या उनकी अहलिया को इससे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, तो उससे जो है उनको निजात मिल जाए। देखिए, अगर आप देखें इस केस के अंदर, तो पहले इस केस के अंदर कौन कौन किस किस बंदे को इन्होंने शामिल किया, कहाँ हैं आज वो जो मलक रियाज की बात मैं बल्कि सुहेब साहब से भी इस बात पे उनका व्यू ले लूँ। जी सुहेब भट्ट साहब, आप लीगली स्पीकिंग इस मामले को कैसे देखते हैं? नईम पंजोता साहब की अभी आपने आई थिंक बात सुनी हो, अगर वो ये कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है कि एक शख्स का जेल ट्रायल और बार बार सिर्फ इस बुनियाद पे किया जाता है कि सिक्योरिटी खदशात हैं, उनको हम लोग नॉर्मल अदालत में पेश नहीं कर सकते, और अब बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जी वीडियो लिंक के जरिए खान साहब की परसों पेशी होने वाली है। हाउ डज द PMLN सी दिस? और इस पे लीगैलिटी भी बताइएगा कि कोई लीगल इसका कोई जवाज है, क्योंकि जो PTI के लॉयर्स हैं वो तो मुसलसल इसको डिफाई कर रहे हैं और इसकी मुखालफत भरपूर अंदाज में कर रहे हैं कि इसका तो कोई पूरी दुनिया में जवाब नहीं मिलता जेल ट्रायल का, और वो भी इस पैमाने पर कि मल्टीपल केसेस आर अंडरगोइंग द जेल ट्रायल फॉर इमरान खान साहब। Thank you very much. Sorry, I missed your show, Mona. While joining, there was an issue at your end, so I couldn't hear what the other party has to say. But anyhow, जो आपने मुझे सामने क्वेश्चन थ्रो किया, I'll get that to that legally. सबसे पहली बात ये देखें कि नैब ऑर्डिनेंस किस दौर में पेश किया गया, ऑर्डिनेंस की जो तरामीम की गई किस दौर में की गई, और जिस नैब के खिलाफ आज ये बात कर रहे हैं और जो नैब अमेंडमेंट्स हुई उसकी डेट चेक करना बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट हैज ड्यूरिंग देयर टेन्योर, इमरान खान साहब के टेन्योर में हुआ और ये सारी अमेंडमेंट्स उन्होंने की, फिर इस अमेंडमेंट्स के खिलाफ के आज यही लोग उस अमेंडमेंट्स की बात कर रहे हैं जिनको इन्होंने खुद पास किया असेंबली में। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मैं आ जाता हूं। ये बहुत अहम बात है वैसे, मैं आई टेक हाँ पंजोता साहब ऑन दिस। अब ये बड़ी अहम बात है जेल ट्रायल। वो कहते हैं कि खान साहब का मुसलसल जेल ट्रायल हो रहा है और ये अनप्रेसिडेंटेड है क्योंकि सिक्योरिटी का बहाना बनाया जाता है। तो कहते हैं आज सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि ये सिक्योरिटी उनको दी जाए, फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि दिस कांट गो ऑन एंड ऑन कि आप सिक्योरिटी के खदशात की बिना पर एक शख्स का मुसलसल साल भर से जेल ट्रायल कर रहे हैं मल्टीपल केसेस में। आप मुस्कुरा भी रहे हैं जी। मैं से मुस्कुरा रहा हूँ, बड़ी हंसी आती है जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तो मेरी मालूमात गलत है, ऑल ओवर द वर्ल्ड आप इंग्लैंड में देख लें, अमेरिका में देख की नौयत के मुताबिक व्हेन दे हैव टू शिफ्ट अ प्रिजनर फ्रॉम अ प्रिजन, इट डिपेंडिंग ऑन द केस कि क्या कि सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो नहीं बन सकती, अगर बनती है तो देयर आर सो मेनी ट्रायल्स। अगर आप बल्कि आप इंडियन को भी अगर देख लें, देयर आर फ्यू केसेस इन दिल्ली, बैक जब मुंबई हुआ था तो देयर आर केसेस ऑन रिकॉर्ड कि जब यहाँ पे सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो तो ट्रायल कैन बी फ्रॉम द जेल। तो मेरी बात है कि जिस अमेंडमेंट की बात करते हैं ये अमेंडमेंट उन्होंने खुद की हुई है। और सेकंड टू रिक्वेस्ट यू जी, और सेकंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि ये केस किस का किस संगीन
जुर्म का है वो खुद इसको करना, द मैटर इज सबमिटेड बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम पाकिस्तान। सो आई एम सॉरी, मैं इससे ज्यादा इस पे नहीं कर सकूंगा। एज पर टोल्ड कि जी उन्होंने ये बात की है, तो आई विल गो फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड आई हैव गॉट अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर द ऑनरेबल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जी थैंक यू। ये अहम बात है सुहेब साहब, लेकिन ये जो अभी आपने बात की ना, क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब की भी मिसाल देते हैं ना कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जब उनके तमाम तर पैनामा रेफरेंसेस चल रहे थे तो वो पेश होते थे, और वो तो उस टाइम आपको पता है मतलब 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं फॉर्मर। इमरान खान हैज बीन द प्राइम मिनिस्टर जस्ट वंस, तो उनके लिए भी तो सिक्योरिटी खदशात उसी तरह से थे। एक कंपैरिजन ड्रॉ किया जाता है उसमें। मोना, थैंक यू वेरी मच। आई वाज लुकिंग फॉर अ क्वेश्चन लाइक दिस इन सो मेनी डेज ऑन द टीवी। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने यहाँ पे किसी को नहीं देखना कि कोई हुकूमत में या ऑपोजिशन में। जब आपने ले लिया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का और खान साहब का, तो आप ये देखें कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पेश होते थे और 4 साल मैं उनकी पेशियों पे खुद पेश होता, नॉट इन अ सिंगल इंसिडेंट दैट कैन शो कि हमारे लीडर में कहा हो कि करो, घेराव करो, पुलिस वालों को डंडे मारो, इनको पकड़ ले जाओ, मुल्क के अंदर अफरा-तफरी पिलाओ, लोगों को लिटा दो, मुल्क जला दो, नहीं हूं तो कोई नहीं है। So there's huge difference. You need to see from a perception कि what we have to say and what they have to say. जो इन्होंने बात करनी वो इनके spokesman बात करेंगे। I am representing my party, so I will whatever is in my due diligence. हमारी भी पेशियां होती रही, लेकिन हमें बताया गया कि यहाँ पे किसी जात की किसी की बात नहीं, मैयत के साथ हमने चलना है जिसमें मुल्क को नुकसान ना हो, जिसमें मुल्क के उदारों को नुकसान ना हो, मुल्क की सालमियत को नुकसान ना हो। आपने अपने एंड पे बताया कि इसके अंदर कोई बयान ऐसा नहीं आया। सुनते हैं, लेट्स हियर फ्रॉम द अदर एंड ऑल्सो। पंजोता साहब सुना आपने, उन्होंने कभी ऐसा बयान नहीं दिया, ये बात तो सही है ना। खान साहब जब पेश होते थे उस वक्त ये जो हंगामा राई होती थी और कोर्ट के बाहर कई दफ़ा बहुत सारे मामलात हुए, तो वो कहते हैं इन चीज़ों के पेश नज़र आप कंपेयर कर ही नहीं सकते मियाँ साहब की पेशियों को और खान साहब की पेशियों को। और उन्होंने बताया जेल ट्रायल कोई इतनी अनयूजुअल बात नहीं है जितना कि शायद आपकी पार्टी PTI मुसलसल पोर्ट्रे करते हैं कि ये हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। देखें, पहली बात तो ये है कि मुझे ये बता दें कि किसी जगह के ऊपर आपके पास कोई ऐसी वीडियो हो, कोई ऐसे शवाहिद हों जहाँ पर आप ये कहें कि जाती उम्रा जाकर जिस तरह इमरान खान के घर में ऑपरेशन किया गया, जिस तरह वहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लोगों के ऊपर जिस तरह जो है डंडे मारे गए जिनको, और उनके बेडरूम में घुसकर जिस वक्त वो इमरान खान साहब पुलिस की कस्टडी में थे, जब 9 मई को इमरान खान साहब को अगवा किया गया था, तो उनके घर में जो है बापर्दा खातून थी और वहाँ पर जिस तरह से असले से मलबूस जो है वो सारी एक फोर्स वहाँ पर पहुँची थी, और जिस तरह से वहाँ पर उन्होंने एक जो है जैसे ऐसा कर रहे थे कि जैसे कोई दहशतगर्द यहाँ पर रहता है, लेकिन वो जो किया गया है वो बताएं। और ये भी बताएं कि जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में जिस तरह वो पेश हुए, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में, हाँ, वो कहते हैं वहाँ आप लोगों ने बड़ी वहाँ पर हंगामा हराई और आप पहले से डंडा बरदार फोर्स लेके वहाँ पहुंचे हुए थे। देखें, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में वो पेश हुए और उस जब पेश हुए तो मैं वहाँ पर मौजूद था। जब हमने इतला दी खान साहब को कि इस तरह का मामला है, तो लेकिन खान साहब पीछे नहीं हटे और खान साहब आए, लेकिन गेट के ऊपर इस तरह की सूरत हाल कर दी गई कि हमारी तरफ से किसी बंदे ने डंडा बरदार फोर्स आपकी तरफ से नहीं थी। नहीं, डंडा बरदार फोर्स ये इन्होंने शेलिंग स्टार्ट की है पहले, इन्होंने पहले जो है वो डंडे बरसाए, इन्होंने पहले गोलियां बरसाई हैं। हमारे जो साथ लोग थे पुरअमन, जैसे नवाज शरीफ आए हैं, नवाज शरीफ साहब पेश हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, तो वहां पर गमले भी टूटे हैं, वहां पर शीशे भी टूटे हैं, सारा कुछ इन्होंने किया है। क्या कोई दहशतगर्दी का पर्चा इनके ऊपर हुआ है? इमरान खान साहब के ऊपर बेगुनाह मुकदमात बना दिए जो अब भी चल रहे हैं। इसका जवाब देते हैं। आप डंडे वाली फोर्स आप लेके क्यों आए थे? आप फिर अगले कोई डंडे वाली फोर्स नहीं लेकर आए थे। आप देखें सामने वो सामने वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा हो और वो आपको जो है वो अगवा करने का पूरा प्लान उन्होंने बनाया हुआ था, जैसे 9 मई को किया है। क्योंकि खान साहब 9 मई को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेश हुए हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बेल करवाने के लिए, लेकिन जैसे शीशे तोड़कर वहां दाखिल हुए, इसी तरह जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में भी जब पेश हुए खान साहब, तो वहां पर आप कहते हैं इसी तरह का मंसूबा था, इसी तरह का मंसूबा था जहां पर कोर्ट ने हाजिरी लगवाई। और खान साहब आज भी वो कहते हैं जी गेट के ऊपर हाजिरी लगी, ये नहीं देखते कि वहां पर हुआ क्या है। भट्ट साहब, अभी कश्मीर में भी जाहिर है इसका एक एंगलिंग आप दे रहे हैं। अता तारड़ साहब ने कहा है कि ये तहरीक इंतशार, एक तो वो कह के पुकारते हैं PTI को हमेशा, और वो कहते हैं कि ये सारा कुछ ये लोग कर रहे हैं, वहां पर लोगों को इंस्टिगेट कर रहे हैं, सियासत करने का एक मौका नहीं छोड़ते। तो आपको भी ये नहीं लगता कि आप हर चीज का मलबा उनके ऊपर डालते हैं? और अभी आपने पंजोता साहब को सुना, वो कहते हैं हमें तो गिरफ्तार करने का और मैन हैंडल करने का पहले से प्रोग्राम था, उसके पेश नजर, इस खदशे के पेश नजर वो लोग अपनी डंडा बरदार फोर्स लेकर आए थे।
प्रीएम्प्टिवली तैयारी तो करेंगे ना वो लोग, अगर आपके थोड़ा लीडर सा को भी ऐसा कुछ थ्रेट हो मोना मैं ना आप आई थिंक सो यू आर वन ऑफ द विटनेसेस। जब पीडीएम का जलसा था यहाँ, पता नहीं ये लोग, इनके पास हिस्ट्री नहीं है, यहाँ ये चीजें पढ़ के नहीं आते। यू रिमेम्बर, आप भी शायद कराची में थी जब हम लोग पीडीएम के जलसे में गए हुए थे और अवारी में ठहरे हुए थे। लेट एट नाइट एक ऑपरेशन हुआ था मरियम बीबी के कमरे में। जी 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 हाँ। आपको याद है कि वो दरवाजा किस तरह टूटा गया? आपको ये वो याद है कि कितने लोग उसके अंदर घुसे, किस कैप्टन सफदर को वहां से गिरफ्तार करके गए? क्या हमारे किसी लीडर ने कहा जलाओ गिलाओ कर दो जी? रात के दोपहर इस टाइम एक और खातून जो अपने कमरे में सोई हुई है, उनका दरवाजा तोड़कर हमारे लीडरों ने हमेशा हमें एक ही बात सिखाई कि तहम्मुल से, इज्जत के साथ, अपने मुल्क की खातिर, अपनी जात की खातिर नहीं, उन अदारों की खातिर कि हम अपने मुल्क को आगे लेके चढ़े। ये नहीं है कि हम कोई ऐसी चीजें इंस्टिगेट करें अपनी, हमारे आपके ख्याल से कारकुन नहीं है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह इज वेरी काइंड टू अस। वी हैव गॉट मिलियंस ऑफ कारकुनान, लेकिन हमने हमेशा उनको इंतशारी से बचाया, हमेशा मोहब्बत की ज़बान सिखाई। तोड़ा गया। अब वो रात का पहर कैप्टन सफदर साहब को ले गए, जिस थाने में रखे गया, मैं वहां पे खुद उनको रिप्रेजेंट किया। उसके बाद कलसूम नवाज साहिबा को आपको भूल गए। यहाँ पे बात इंतशारी की हो रही है, यहाँ पे बात पाकिस्तान की सालमियत की हो रही है, यहाँ पे बात पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ जो इतने गलत गलत बयानात दिए जा रहे हैं और इंतशार फैलाए जा रहे हैं। और ये आज बात करते हैं सारे इनकी पार्टी वाले, ये जब खुद खान साहब को निकलते हैं तो चारों की स्टेटमेंट आप सुन लें। अभी आप एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हैं, अभी आप एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हैं, यू आर द लॉ मिनिस्टर ऑफ द लार्जेस्ट प्रोविंस पॉपुलेशन वाइज, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है। मैं इसलिए पूछ रही हूँ आपसे, वो कहते हैं आप लोग बार बार उनको इंस्टिगेट करते हैं, कभी आप वुकला के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं, वो लोग कोई प्रोटेस्ट निकालना चाहें, पीटीआई के लोग या कोई अपनी तरफ से कोई डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहें, सबसे पहले आप लोग उनके ऊपर क्रैकडाउन करते हैं। तो उनकी तरफ कभी तो ऑपोजिशन होते हुए क्या उनका हक नहीं है जो हक आप लोग सीख करते थे बतौर ऑपोजिशन पार्टी? नाउ यू आर इन पावर। मैं इसका आपको जवाब दे देता हूं। नहीं, नाउ आई विल स्टार्ट फ्रॉम द ऑपोजिशन। जब हम लोग ऑपोजिशन में थे 2018 में, जब हमने किसी किस्म का भी लाहौर के अंदर या पूरे पंजाब के अंदर, एज आई एम रिप्रेजेंटिंग पंजाब, तो मैं उस हद तक रहूंगा, कोई भी, जिस तरह हमारे पीडीएम के जलसे इस्लामाबाद में होते थे, हम एक थॉरली एक प्लान आउट करते थे, चीजें डिपार्टमेंट्स के साथ बैठते थे, क्यों ना पुलिस हो, क्यों ना होम हो, व्हाटएवर द डिपार्टमेंट्स आर इंक्लूडिंग रिगार्डिंग लॉ एंड ऑर्डर, वी यूज्ड टू सिट विद देम, वी यूज्ड टू गिव a proper application, we used to go through a proper procedure, what are going to be the SOPs, where are we going together, what is the plan of action, we properly go through that। हम कभी भी ये नहीं करते थे कि लोगों को फोन करके इंस्टिगेट कर दें, आ जाओ और तुम लोगों को वो करें। रही वुकला की बात, आई एम रिप्रेजेंटिंग द बार एज वेल, मैं खुद एक वकील हूं, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लॉ। व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं होती। लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर का एक ऑर्डर इंप्लीमेंटेशन के लिए आ जाता है, इट इज माई ड्यूटी, इट इज माई ड्यूटी एज अ लॉ मिनिस्टर टू प्रेजेंट, टू इंप्लीमेंट दैट ऑर्डर दैट हैज गिवन टू मी बाय द ऑनरेबल लाहौर चीफ जस्टिस लाहौर। अब उसके अंदर अगर आप किसी किस्म के इजाफा इस बात में इतना भी कर दें भट्ट साहब, आपके लिए भी ये कंसर्निंग होना चाहिए ना, यू आर अ वेरी लर्नेड लॉयर, आई हैव नोन यू सिंस मेनी इयर्स, ये बताइएगा ये भी बात आपके लिए कंसर्निंग नहीं है कि आपके दौरे हुकूमत में ये बातें सामने आ रही हैं? 7 जजेस, इतने ऑनरेबल जजेस, सारे कह रहे हैं हमें प्रेशर का, अनप्रेसिडेंटेड प्रेशर का सामना है, और एक तरह से तमाम जुडिशरी उनको बैक कर रही है कि ये जो भी कर रहा है, इवन चीफ जस्टिस हैज बीन ऑन रिकॉर्ड फॉर सेइंग कि जी ये मुदाखलत, ये हुकूमत जो है इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर पा रही है और बेबस नजर आ रही है। आपकी गवर्नमेंट के लिए ये कितना कंसर्निंग मैटर नहीं होना चाहिए? हमारी गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल भी कंसर्निंग मैटर नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी नीड टू सी कि इसकी हिस्ट्री क्या है। बात ये है कि आप एक चीज को देखें कि सारे अदारे, जिस तरह मैंने अपनी बात का आगाज किया, मैंने आपको अभी लाहौर हाई कोर्ट का जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस का नाम ऑनरेबल लेके किया, हर अदारे की इज्जत करना, उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो उसकी जो प्रेस्टिजियस है पे बाइंडिंग है। हम उसके अंदर इंशाल्लाह ताला हर तरीके से कोशिश ये करते हैं कि किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस ना हो। एज यू वर मस्ट अवेयर कि हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ऑन रिकॉर्ड टीवी पे आके कहा है कि किसी किस्म की भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो आज ऑनरेबल जस्टिस बाबर साहब के खत गया है इस्लामाबाद चीफ जस्टिस के पास, उसका डेट और टाइम क्या था, वो खत जो है वो ऑलरेडी पंजोता साहब हंस रहे हैं आपके कमेंट पे, मैं पूछती हूं इसकी क्या वजह है? नहीं, ही हैज ऑल द राइट टू लाफ एज वेल जी, वो अपनी वो आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग हिम, he has all the rights to laugh, he has all the rights to make a big laugh as well, because that's what they are doing with the
इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान। मैंने अपनी बात करनी है। व्हाट आई स्टैंड विद इज दिस कि वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन। एज अ लॉ मिनिस्टर पंजाब आई कैन अश्योर यू वन थिंग कि किसी किस्म की भी कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हो रही। तो फिर ये 7 जजेस क्यों लेटर लिख रहे हैं भट्ट साहब? इसका एक जुमला फरमाते हैं, मैं फिर पूछती हूं उनसे क्यों मुस्कुरा रहे हैं? ये क्यों? द मैटर इज पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। आज इसके बारे में मैं आई एम सॉरी कोई कमेंट नहीं कर सकूंगा, बट आई विल गेट बैक टू यू विद दिस वेरी सून। आप 4-5 दिनों बाद प्रोग्राम रखें एंड आई विल अपडेट यू। अच्छा, आपने लेकिन वेरी फेयर, आपने अच्छी बात है कि आपने रिजर्व की अपने कमेंट के, आपको है कि ये मामला सब जुडिस है, बट पंजोता साहब आप भी अपनी मुस्कुराहट का राज अफशा करें नाजरीन को। और मैं आपको अज़मा साहिबा की भी एक बात सुनाना चाहती हूँ, जो कि उन्होंने कंपैरिजन ड्रॉ किया है कि मरियम नवाज साहिबा बतौर वजीर आला क्या कर रही हैं और आपके अली अमीन गंडापुर साहब क्या कर रहे हैं मुसलसल तौर पे। बट आप पहले इसका जवाब दें। देखिए, बात यह है कि जो बंदा बेनिफिशरी हो ना, डेफिनेटली फिर उसने उसी की ज़बान बोलनी होती है जहाँ से वो बेनिफिट लेता है। और दूसरी बात यह है कि अदालतों के अंदर मामला पेंडिंग है, शुक्र है इन्होंने कह दिया है, लेकिन साथ ये भी कह रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल साहब भी बिल्कुल जो है वो ठीक कह रहे हैं और बिल्कुल मुदाखलत भी नहीं हुई। अटॉर्नी जनरल साहब क्या देखे ना, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा जी कोई मुदाखलत नहीं। उन्होंने कहा जी कोई हुकूमत जो है या कोई किसी किस्म की कोई एजेंसी जो है वो किसी किस्म की अदालतों के मामलात में मुदाखलत नहीं कर रही। भाई आप कौन होते हैं इस बात के ऊपर फैसला देने वाले? क्योंकि आप तो पार्टी हैं, आपकी खातिर जो है वो फैसले करवाए गए हैं और आपको जो है वो फॉर्म 47 के तहत जितवाया गया है। और आपके फॉर्म 47 जितवाने के बाद आपने डेफिनेटली जब आपको मसनद के ऊपर बिठाया गया तो आपने यही कहना अपना वो तो देंगे ना। 6 जजेस जो हैं वो लेटर लिख रहे हैं। 6 जजेस को आप इधर बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से 3 बंदे बैठे होंगे, क्या था तारड़ साहब हों, वहां पर वजीर कानून भी हों, वहां पर अटॉर्नी जनरल साहब भी बैठे और एक जुबान बोलें और ये कहें जी कि बिल्कुल मुदाखलत नहीं हुई। तो आप कौन है जी? आप कौन है जो ऐसा कह सकते हैं? क्या अदालत हैं आप? नहीं, अदालत के अंदर मामला पेंडिंग है। व्यू पॉइंट तो दे सकते हैं ना पंजोता किस चीज का? वो कह रहे हैं जी कि कोई मुदाखलत, कहते हैं ये तासर दिया जा रहा है कि मुदाखलत हुई। तासर क्या दिया जा रहा है? वो लेटर बता रहा है कि किस तरह जजेस को के घरों में कैमरे लगाए गए, किस तरह उनके बहनोई को उठाया गया है, किस तरह एक जज जो है वो उनको इतना टॉर्चर किया गया है कि वो हॉस्पिटल में दाखिल हो गए। आपके पास इतनी नहीं हुई वक़्त कि आप उनके हक में एक स्टेटमेंट दे दें। लेकिन वो आपके बजाय ये कि आप उनके हक में स्टेटमेंट देने की क्या आजाद होनी चाहिए, आप उस चीज के ऊपर उल्टा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप जब आप गवर्नमेंट लाहौर हाई कोर्ट को भी फिर कह दें कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो कहा है कि बिल्कुल मुदाखलत हुई है, आप फिर पेशावर हाई कोर्ट का भी कह दें। आप अपनी हिस्ट्री भी ठीक करें। मेरे हवाले से बात कर रहे हैं कि आपकी हिस्ट्री ठीक नहीं है। क्या आप जो आप दुनिया के सामने नजर आ रहा है, क्या आपको वो जो चीजें हो रही हैं उसके ऊपर आप ऐसे आंखें बंद करके बैठे हैं? जो एजेके में हुआ आज क्यों हो रहा है ऐसा? वहां पर लोग शहीद हुए हैं, वहां पर लोगों को जख्मी किया गया है। अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ उनके हक में बात करती है किसी जगह के ऊपर भी, किसी के साथ भी जुल्म होता है, हर मसले का हल ये है कि कैदी 804 को आजाद करें। देखें, किसान आज चिल्ला रहे हैं तो आप 3900 की गंदम लेना। हम तो कह रहे हैं क्या है, मरीम नवाज साहब की अगर हम नहीं बिक रही तो हम 3900 में लेते हैं केपी में। 17 तारीख के बाद हम ले रहे हैं गंदम। तो आप गंदम की कीमत जो है वो उस जो रेट है सरकारी उस पे ले नहीं रहे। किसान आप कह रहे हैं कि ये भी पीटीआई का मसला है। फलस्तीन के हक में कोई बोले तो वो भी पीटीआई का मसला है। कैसी बात है? नीड टू नो योर रिबटल ऑन दिस। कहने का मकसद रिबटल क्या, आपको टोन से नहीं पता लग रहा कौन घबराए हुए हैं और कौन अल्हम्दुलिल्लाह अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज। मैंने तो कहा द मैटर इज सबडिविडेड बिफोर द कोर्ट। मैंने तो ये कहा है कि हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि कोई भी रियासती अदारा कोई इंटरफेयर करे और कोई कर भी नहीं रहा। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दिस कि बातें करने हमें भी 1000 बातें आती हैं, लेकिन बातें करने से कुछ नहीं होना। अपनी कारकर्दगी पे कोई बंदा बात नहीं करता, जब कारकर्दगी की बात होती है तो इसको दूसरी तरफ देते हैं, चोर डाकू। हम लोग जिस चीज के बारे में हैं, वी आर वेरी कंसर्न अबाउट द पब्लिक। इंशाल्लाह वी आर वेरी कंसर्न एंड वी आर वेरी फोकस्ड व्हाट वी नीड टू डिलीवर। हमारी हमेशा गवर्नमेंट के एक ही स्टांस है, टू डिलीवर, और वो इंशाल्लाह हम करके जाएंगे। थैंक यू, और दैट इज ऑल। लेकिन भट्ट साहब, अभी ये जो गंदम के हवाले से भी एक उन्होंने अच्छा प्रपोजल भी दिया है। अभी जब जोश खिताबत में ना पंजोता साहब ने एक जेनरल गंदम के बारे में आप कल एक शो कर लें गंदम के बारे में, क्योंकि जब आई विल स्टार्ट दैट ना, ठीक है, तो देन इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी लॉन्ग एंड लेंथी हो जाएगी। नहीं, वो कहते हैं वो सिर्फ एक प्रपोजल ये है भट्ट साहब के, अगर वो आपसे खरीद लें, वो कहते हैं कि केपी गवर्नमेंट ये जेनरोसिटी दिखाने को तैयार है कि अगर आपकी गंदम नहीं बिक रही तो वो आपसे 3900 2900 आपने 3900 का आपने प्रपोजल दिया है ना? मोना आप केपी गवर्नमेंट की बात कर रही हैं। वहां पे सैलाब आया, 10 साल इनकी हुकूमत रही है और फील्ड अस्पताल हमने भेजे जाके। मैं
और ख्वाजा इमरान नजीर जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं वो जाके फील्ड अस्पताल इनको दे के आए। इनके लोगों ने हमसे राब्ता किया है कि खुदारा हम लोग मार रहे हैं, हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है, और इनके लोगों ने हमारे साथ राब्ता किया। अच्छा, ये बड़ी अहम बात है भट्ट साहब, ये प्लीज ये पंजोता साहब भी ये सुनना चाहते हैं, मैं भी, हम नाजरीन भी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं। केपी गवर्नमेंट ने आपसे, पंजाब हुकूमत से बाज़ाब्ता राब्ता किया है कि मदद के लिए? केपी गवर्नमेंट ने हमारे से राब्ता नहीं। केपी गवर्नमेंट ने स्टैंड इज द लास्ट 10 years, उनको अवाम ने मौका दिया है, वेल दे आर देयर। जो अभी मुसीबत आई है केपी के अंदर, केपी के जी, आई मिस्ड हिज वॉइस एट द एंड। ओके राइट, आई थैंक बोथ द जेंटलमैन। नाजरीन, बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। हम शुरू हुए थे वैसे तो जेल के ट्रायल से, केसेस से, और खान साहब की अब जो कहते हैं वीडियो अपीयरेंस पे, और फिर जाहिर है गंदम का मामला ना आए और कश्मीर का भी जिक्र ना हो मौजूदा हालात में, ये अनअवॉइडेबल है। बट थैंक यू टू बोथ द जेंटलमैन, पंजोता साहब और शोएब भट्ट साहब। आपके देखने का शुक्रिया। नाजरीन, अगले सेगमेंट के साथ हाजिर होते हैं, बट आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। इस पूरे गुफ्तगू में और इस सेगमेंट में हम थोड़ा ओरिएंट करते हैं कि पाकिस्तानी जो भी प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के, चाहे वो सियासी हों, मुआशी हों या कौमी नौइयत के हों, उनका हल क्या है? क्योंकि उसके ऊपर बात बहुत लोग करते हैं, हर कोई अपना अपना हल भी प्रपोज करता है। तकरीबन हर सियासी जमात के पास कोई ना कोई इसके ऊपर प्रपोजिशन ज़रूर होती है, लेकिन अल्टीमेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में, जिस वजह से वी आर वेयर वी आर। इस पूरे मुद्दे पे बात करने के लिए वी आर जॉइंड हेयर अभी सेगमेंट में बाय नन अदर देन मिफ्ता इस्माइल साहब, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर। और अला बहुत सारे मामलात को लेकर आजकल मिफ्ता साहब जो हैं वो बहुत वोकल हैं और एक अपना माइंड रखते हैं, जो कि ही इज़ नॉट अफ्रेड टू स्पीक आउट। वेरी वार्म वेलकम सर, आपको खुश आमदीद, और आपको ऑन एयर इस बात की खुश आमदीद कि आप एक बहुत डिफ़िकल्ट पैच से, एक बहुत रफ़ फेज से आप गुजरे, और उसमें अल्लाह ने आपको सुरखरू किया, ख़ास तौर पे वो इंक्वायरी वगैरह के मामलात में। ये बताइएगा टू स्टार्ट ऑफ विथ सर कि ये फाइनेंस मिनिस्ट्री और ये मामलात जितना करीब से शायद आपने देखे हैं, वेरी फ्यू इन पाकिस्तान यू नो शेयर दिस काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस लाइक यू। ये फरमाइएगा, अब ये IMF टीम यहाँ बैठी हुई है, एज वी स्पीक मुज़ाकरात चल रहे हैं, हमारे जो हकायक हैं, बिटर ही सही लेकिन हकायक क्या हैं, और उनके होते हुए क्या मिल सकता है हमें? देखिए, पाकिस्तान के हकायक ये हैं कि हम को कर्ज लेने के लिए, कर्ज के सूद देने के लिए नया कर्ज लेना पड़ता है। हकायक ये हैं कि हमारी जो आमदन है वो 9% ऑफ GDP है और हमारे अखराजात 17% ऑफ GDP हैं, तो हमको बहुत ज़्यादा लंबा बजट डेफिसिट होता है। और ये IMF कहता है कि इस डेफिसिट को आप पूरा नहीं कर सकते, या इसलिए या आपने अखराजात कम करें या आपने मौसूलात बढ़ाएं। हम अखराजात कम करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो फिर हमको मौसूलात बढ़ानी है। फिर मौसूलात बढ़ाने के लिए, टैक्सेस बढ़ाने के लिए जब बात होती है, तो फिर हम प्रॉपर्टी पे ऊपर टैक्स नहीं लगाते, एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स नहीं लगाते, रिटेलर्स के ऊपर टैक्स नहीं लगाते, सर्विस सेक्टर के ऊपर टैक्स नहीं लगाते, और हम घूम के वापस जो है या मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर टैक्स लगाते हैं, जिससे कि हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और बरामदात कम हो जाती हैं, या फिर हम टैक्स लगाते हैं हम नौकरी पेशा लोगों पे, जो कि सबसे वीकेस्ट ग्रुप है इस सोसाइटी में, या फिर सबसे वल्नरेबल है, और या फिर हम गरीब लोगों के ऊपर टैक्स लगाते हैं सेल्स टैक्स की मद में, जिसके अंदर हम साबुन पे टैक्स लगाते हैं, सूद पेस्ट पे टैक्स लगाते हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी पे टैक्स लगाते हैं। तो पाकिस्तान को एज अ कौम एक फ़ैसला करना होगा कि हम जो है वो टैक्स के अंदर हॉरिजॉन्टल इक्विटी लेकर आएंगे। हॉरिजॉन्टल इक्विटी से मुराद ये कि अगर सब लोगों की, जिन 2 लोगों की अगर आमदन बराबर है, तो हम किसी को मुकद्दस आमदन नहीं ठहराएंगे कि भाई तुम टैक्स मत दो, हालांकि तुम्हारी आमदन काफ़ी है, लेकिन किसी और से हम टैक्स ले लेंगे कि तुम नौकरी पेशा हो इसलिए तुम टैक्स दे दो। और एक वर्टिकल इक्विटी भी होनी चाहिए कि अमीर लोग ज़्यादा टैक्स दें और गरीब लोग कम दें। ये फैसला आज तक हमने नहीं किया अपने मुल्क में, इसलिए हमारा निज़ाम जो है वो हमारे लोगों को रिस्पॉन्सिव नहीं है, और हमारे निज़ाम के अंदर किसी को इकनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं है, किसी को माशी बेहतरी की पॉसिबिलिटी नहीं। वेरी फेयर सर। मिफ्ता साहब, प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जो आपने मसाइल आइडेंटिफाई किए, हमारे मुल्क के तकरीबन सारे जितने नामवर इकोनॉमिस्ट्स हैं वो यही आइडेंटिफाई करते हैं। आपने कोशिश बहुत की ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की, आप प्राइवेटाइजेशन को भी आप बहुत सपोर्ट करते रहे, सब कुछ था।
क्या वजह थी? मतलब ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ही आपके आड़े आई ना, जिस वजह से आप ये बतौर वजीर खजाना भी होते हुए आप नहीं कर पाए। एंड व्हेन यू वर रिमूव्ड एज द फाइनेंस मिनिस्टर, तो ऐसा मालूम हुआ कि जो क्रेडिट था आपका वो भी आपसे फ्रॉम टाइम टू टाइम आपसे वापस ले लिया गया। क्या आप ये जो नई पार्टी की बात कर रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म से क्या अश्योरेंस है इस बात की कि समथिंग डिफरेंट कुड बी डन? क्योंकि वो कहते हैं, कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि सारे वही लोग हैं जो कि इक्तदार में रह चुके हैं, चाहे वो आप हों, चाहे खाकान साहब हों, जो कि प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं मुल्क के। देखिए, गुजारिश ये है कि हम ये समझते हैं कि आज जबकि बांग्लादेश आपसे आगे निकल गया, हिंदुस्तान आपसे आगे निकल गया, नेपाल की ह्यूमन डेवलपमेंट आपसे आगे हो गई, श्रीलंका आपसे आगे निकल गया, तो हमको ये बात समझनी चाहिए कि हमारा निज़ाम हुक्मरानी ठीक नहीं है। हमने मुख्तलिफ चेहरे देख लिए। 10 साल से केपी में इमरान खान साहब की हुकूमत है, लेकिन कोई तालीम में बेहतरी तो नहीं देखी है केपी के अंदर, के तालीम केपी के अंदर कुछ भी बेहतर हुई हो। हमने 20 साल से कराची में या सिंध में, माफ कीजिएगा, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, कराची में नलके में पानी नहीं आता है, तो हमने कोई बेहतरी तो नहीं देखी है। आपके पास पंजाब में और वफाक में कितने अरसे तक नून की हुकूमत रही, क्या बेहतरी आई है? आज पाकिस्तानी जो है वो मायूसी में डूबा हुआ है। क्या हमारे हालात अच्छे हो रहे हैं या बुरे हो रहे हैं? दुनिया में ये होता है कि आपके बच्चे आपसे बेहतर रहें, आपके पोते आपके बच्चों से बेहतर रहें। हमारे यहाँ उल्टा होता है कि वालिदैन की जिंदगी आसान थी और बच्चों की जिंदगी मुश्किल हो गई है। जो बच्चा, जो बच्ची, जो खवातून, जो मर्द पढ़ा लिखा हो, मैट्रिक इंटर BA पास हो, सुबह से शाम तक नौकरी करता हो और पैसे लेकर आता हो, बेचारा बिजली के बिल भरने के वो नहीं रहा, काबिल नहीं रहा। तो ये किस किस्म का निज़ाम? इस निज़ाम में हुक्मरानी को चेंज करना है। मैं किसी को बुरा भला नहीं कहता, मैं किसी की नीयत ख़राब नहीं होती, लेकिन ये निज़ाम ही चेंज करना पड़ेगा। सिर्फ चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो इस वक्त हमारे सियासी लीडरान हैं, इनको ना इदराक है कि हम कितनी बुरी जगह फंसे हुए हैं, और इनको ना इदराक है कि मिडिल क्लास लोगों की और गरीब लोगों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, आम पाकिस्तानी की जिंदगी कितनी मुश्किल है। अच्छा मिफ्ता साहब, एक बात क्लैरिटी के लिए फरमाइएगा कि आप जब कहते हैं निज़ाम तब्दील करना होगा, ये बहुत बड़ा आपका एक क्लेम है और बहुत बड़ा अज़म भी है। क्या मुराद है इससे कि निज़ाम तब्दील करना होगा? आप क्या रिवैम्प करना चाहते हैं? क्योंकि अगर आप सूबों की बात करें, आपको पता है वो NFC अवार्ड्स पे और 18वीं तरमीम पे कई लोग तनकीद करते हैं, और कई लोग कहते हैं कि उसकी वजह से ये प्राइमरी वजह है जिस वजह से सूबे भी जो हैं वो अनब्रिडल्ड होते हैं और वफाक के पास कोई पैसा नहीं बचता। आप जो निज़ाम दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं, वो सियासी तौर पर कह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली कह रहे हैं, या मईशत इकोनॉमिकली कह रहे हैं? ये जब आप निज़ाम की बात करते हैं तो आप सारे पहलू देखते हैं। आपके लीगल रिफॉर्म्स भी करने होंगे, आपको ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स भी करने होंगे। आपने NFC की बात की तो 18वीं तरमीम में कोई ख़राबी नहीं है। मैं तो 18वीं तरमीम के बहुत हक में हूँ। मैं तो समझता हूँ कि 18वीं तरमीम में जो मसला है वो ये कि वो अधूरी थी। 18वीं तरमीम को अपने लॉजिकल कंक्लूजन पे जाना चाहिए और लोकल गवर्नमेंट्स होनी चाहिए। लेकिन जो हुकूमत की तय, जो हुकूमत का टियर, जो हुकूमत का लेवल लोगों को खिदमात देता है, लोगों के लिए सर्विस प्रोवाइड करता है, यानी कि तालीम दे सकता है, बेहतर सेहत दे सकता है, रोड रास्ते दे सकता है, पानी दे सकता है, सैनिटेशन दे सकता है, वो तो निज़ाम है ही नहीं। हमने तो सूबों को अपनी इजारादारी बना ली है, अपने फीफडम्स बना लिए हैं, अपनी टेरिटरीज बना ली हैं। हम तो लोगों तक खिदमात तो लेके गए नहीं हैं। तो हमको लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी निज़ाम की तब्दीली है कि आप लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर करें और यहाँ पे मतलब हर डिस्ट्रिक्ट और हर डिवीजन के अंदर इलेक्टेड मेयर्स हों, तो आपके पास नई लीडरशिप निकलेगी, नए आइडिया आएंगे। अभी तो आप 4-5 खानदानों पे और 2-4 इंडिविजुअल्स पे महदूद रह गई है आपकी सियासत। जितनी भी सियासत होती है 2-4 खानदानों पर ही महदूद है ना। तो अगर आपने इसको बढ़ाना है तो और लोगों को चांस दें। आप तो ये नहीं दे रहे। आप तो लोकल गवर्नमेंट्स करते ही नहीं है। लोकल गवर्नमेंट्स अगर किसी ने किए तो जनरल मुशर्रफ ने की थी। उसके बाद जैसे जमहूरियत आई तो PTI ने भी, जब PTI ने भी लोकल गवर्नमेंट्स को इग्नोर किया, मुस्लिम लीग ने भी किया और पीपल्स पार्टी ने भी किया। तो पहला निज़ाम का फर्क जो है वो उसमें ये होना चाहिए। दूसरी, मैं जो बेसिक बातें हैं, देखिए मेरी बहन, अगर 40% बच्चा हमारा स्कूल में नहीं हो और जो स्कूल में हो वो भी पढ़ा लिखा नहीं हो, तो ये कौम आगे नहीं बढ़ सकती है। ये बात समझें आप कि जिस कौम के अंदर लोग जाहिल हों वो कौम अमीर नहीं हो सकती है। जिस कौम में लोग पढ़े लिखे नहीं हों वो कौम आगे नहीं बढ़ेगी। तो कौम बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। आपके यहाँ 80 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं, आपके 2 करोड़ 60 लाख बच्चे ऑलरेडी स्कूल में नहीं है। आधी आपकी जो प्रेगनेंसीज होती हैं वो अनवांटेड होती हैं। हम कॉन्ट्रासेप्टिव अवेलेबल नहीं करते, हम फैमिली प्लानिंग की बात नहीं करते। हमको फैमिली प्लानिंग की बात करनी पड़ेगी। हमको बहुत अहम और हसास मौजूआत हैं जिसके ऊपर आप सही कह रहे हैं, हम शाये वे करते हैं बात करने से, लेकिन ये बहुत बड़े कौमी मसाइल हैं जिनकी तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं। ये बताइएगा मिफ्ता साहब, आपने अपने पिछले ट्वीट्स में जब भी आपने इजहार ख्याल किया, आपने मैंडेट तस्लीम करने की भी बात की।
कि मैंडेट तस्लीम होना चाहिए जिनको मैंडेट मिला है, और आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस हवाले से बात की कि उनको मैंडेट मिला है और आप जो है आप मानते हैं, ये आपको बेशक पार्टी पसंद ना हो। इसके बारे में बताइएगा कि ये जो तस्लीम करना और ना करना, हर जो भी इलेक्शन हो उसका कंट्रोवर्शियल हो जाना, पाकिस्तान की तारीख में हमने शायद कभी भी कोई नॉन कंट्रोवर्शियल इलेक्शन देखा ही नहीं है। इस चीज़ से निकलने का क्या हल है? और अगर आपकी जो भी पॉलिटिकल नई फोर्स होगी, मतलब इस्टेब्लिशमेंट आपको पता है एक बहुत बड़ी एक हकीकत है इस मुल्क में, उनके साथ क्या आप लोग एक अपना रेपो रखेंगे? देखिए, गुजारिश ये है कि आइन के अंदर हमको बता दिया है कि कितनी आपको रेपो रखनी है किसी भी इंस्टीट्यूशन से, किसी पार्टी से, कितनी भी जुडिशरी से, ब्यूरोक्रेसी से, तो आप आइन के तहत चलें। अब मसला, आपकी बात दुरुस्त है कि ये इस इलेक्शंस के अंदर ही कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस थे और इसमें फॉर्म 47 की बातें हुई हैं, फॉर्म 45 की बातें हुई हैं, ज़बान ज़द आम पे हैं ये बातें। लेकिन उससे पहले 18 के इलेक्शंस में भी RTS बंद हुआ था, 14 का धरना भी हुआ था, जिसके अंदर कोई ऐसी वजह नहीं थी, लेकिन एक जमहूरी हुकूमत, इलेक्टेड हुकूमत को हटाने की पूरी कोशिश की थी। उसमें मैं ये समझता हूँ कि हमारे सियासतदान जो हैं वो फ़ौज को ज़रूर बुला भला कहते हैं जब वो पावर में नहीं होते, या जब वो फ़ौज को फ़ौज की सियासत में रोल को बुरा खरा कहते हैं, लेकिन जब सियासत में उनको फ़ायदा हो रहा होता है तो वो खामोश हो जाते हैं। ये बात सही, यही मतलब अब हमको ये सोचना पड़ेगा कि अगर आपने ये कहना कि हम अगर ये कहते हैं कि, और सारे पाकिस्तानी ये कहते हैं कि फौज का सियासत में कोई रोल नहीं होना चाहिए, फौज खुद ये कहती है, तो फिर आपको भी नहीं जाना चाहिए ना फौज के पास सपोर्ट मांगने के लिए। आप भी ना जाएं, आप अपना काम करें। तो हमने ये लिखा है, मैं तो ये लिख के दिया है कि हम अगर कभी पावर में आए, हो सकता है कभी ना आए, हो सकता है कभी आ जाए, जो अल्लाह ताला की मर्जी है, जो लोगों को मकबूलियत हो लोगों में, लेकिन अगर आएंगे तो आपके वोट से आएंगे, हम किसी बैक डील से नहीं आएंगे। तो फिर इंशाअल्लाह ताला अगर लोगों से वोट से आएंगे तो फिर लोग ही निकालने के इश्तिहाक रखते होंगे, कोई और नहीं निकाल सकेगा। अच्छा, ये आपने बहुत अहम बात की है और शायद ये एक मुनफरिद बात भी है कि आप कहते हैं कि आप लोगों के वोट से आएंगे, और आप किसी, जिसे कहते थे बैसाखी कहते हैं कुछ लोग, कभी कोई उसको खलाई मखलूक कहा जाता है, अभी खान साहब उसको अंपायर की उंगली कहते थे, इन तरह की चीज़ों का आप सहारा नहीं लेंगे? यू डू नॉट बिलीव इन दिस, योर पार्टी डजंट? Supposedly nobody believes in this। ये तो सब कहते हैं कि हम बिलीव नहीं करते, लेकिन सब सहारा ले लेते हैं। करते तो है ना सर, वो तो एक कहने वाली बात है ना, लेकिन कहने में और होने में बहुत फर्क है, कौल और फेल का तजाद है। जो मैं कह रहा हूँ तो सारे सियासतदान कहते हैं, लेकिन हाँ, बिल्कुल आपने, लेकिन आप कहते हैं आप इस पे यकीन रखते हैं, वो पुख्ता है। देखिए, मेरा यकीन का एक दलील तो ये है ना कि मैं ये भी कहता हूँ कि अगर इस बार इमरान खान साहब प्रोबेबली इलेक्शंस जीते हैं या उनकी पार्टी जीती है तो मानना चाहिए। और मैं तो अब भी कहता हूँ कि देखें, ये इसका मसले का हल ही है कि सियासतदान आपस में बैठ जाएं, कुछ ना कुछ बात आगे बढ़ाएं, और अगर 1-2 साल में आपको फिर इलेक्शन करवाने तो फिर इलेक्शन करवाएं, लेकिन कहीं ना कहीं एक जगह तो बैठें। और ये सियासतदान जो दस्ते गिरेबा हैं एक दूसरे के, मतलब वो सच्ची बात है कि एक ही अमीर आदमी के जहाज में घूम भी रहे होते हैं। ये भी बहुत अहम बात आपने की। और ये भी बताइएगा सर कि इसमें लास्ट बिट इस पे ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि अभी मुआशी एतबार से भी बहुत एक लोगों के जहनों में सवालिया निशानात हैं कि अभी क्या चल रहा है। सऊदी अरेबिया से भी एक्सपेक्टेड था, बहुत बड़ी सरमायाकारी आ रही है। SIFC एक बहुत प्रोमिनेंट फोरम है जो कि इससे पहले नहीं था। उनके होते हुए क्या डिफरेंस पाकिस्तान कर सकता है अपने लिए, अपने हक में? क्योंकि मुआशी एतबार से हम सुन रहे हैं कि इवन चीन के साथ भी कुछ इस तरह के मामलात नहीं जैसे होते थे। ये सारे एंगल्स अगर हम टच अपॉन करें तो हमारी क्या पोजीशन है फ्रेंडली कंट्रीज से रवाबित को लेकर इस मामले पे? देखिए, हमारे रिलेशंस फ्रेंडली कंट्रीज से अच्छे हैं, लेकिन फ्रेंडली कंट्रीज जो यहाँ इन्वेस्टमेंट करती हैं वो ये पूछती हैं कि मुझे रिटर्न क्या मिलेगा और आप कितना % रिटर्न मिलेगा। तो वो बहुत सारी चीज़ें करती हैं, लिखवाती हैं हमसे। उसके बाद वो ये भी देखते हैं कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, क्या इनके पास डॉलर हैं कि अगर हम पैसे कमा लेंगे, पाकिस्तान में रुपया कमा लेंगे तो इनका स्टेट बैंक डॉलर घुमा के, डॉलर खुले करके हमको देगा। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, हमारी बातें बड़ी अच्छी होती हैं लेकिन हमारा रिकॉर्ड शायद इतना अच्छा नहीं है। तो ये SIFC जो है वो राह हमवार कर सकती है, लेकिन SIFC स्टेट बैंक को डॉलर तो नहीं दे सकती ना। तो जो इन्वेस्टमेंट करने वाला होता है वो भी सोच रहा होता है कि यार मैं 3 साल में इन्वेस्टमेंट करूंगा और ये 3 साल के अंदर IMF में होंगे या नहीं होंगे, ये 2 साल में IMF में होंगे या नहीं होंगे। तो इस वक्त बहुत पाकिस्तान की जो है एक नाजुक सूरत हाल है, और हम जैसा कि लोग कहते हैं कि 75 साल से नाजुक मोड़ पे ही खड़े हैं, लेकिन हमको अपना घर ठीक करना,
हमको अपनी चीजें ठीक करनी होंगी। हमको पहले ये तो करें ना कि पाकिस्तान में जो सरमाया और मोहम्मद औरंगजेब से सर आपकी क्या तवक्कुआत है? कि ये टेक्नोक्रेट्स ही कहते हैं कि हर दफा दौड़ संभालते हैं वजारत खजाना की, इस दफा भी यही हम देख रहे हैं। मेरी तो देखें मोहम्मद औरंगजेब से भी, शहबाज शरीफ से भी, तमाम लोगों से उम्मीदें हैं कि अल्लाह करे ये पाकिस्तान की कुछ बेहतरी कर सकें, अल्लाह करे ये पाकिस्तान के अंदर थोड़ी सी महंगाई कम कर सकें, थोड़ी सी हुई तो और हो जाए, अल्लाह करे ये रोजगार पहुंचा सकें, कि बजट का खसारा कम करें। हम तो सारे चाहते हैं पाकिस्तानी की तरक्की करें। बहुत अहम नाजरीन गुफ्तगू और बड़े मल्टी फैसेट्स पर हमने बात की है विद मिफ्ता इस्माइल साहब। आपके देखने का शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।